आपका बेसिकली चेंज हो जाएगा ओवरऑल इकोनॉमी का सिनारियो, ओवरऑल इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि पॉलिटिकल सिचुएशन का किस तरीके से इफेक्ट पड़ता है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में, वो हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप लिखिए इसमें क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। जैसे कि अगर कोई पॉलिटिकल, इकोनॉमी, लीगल सिचुएशन कुछ में भी चेंज आएगा तो ओवरऑल तो ऑब्वियस बात है कि पूरा सिचुएशन बदलेगा, चेंज होगा। कहाँ पर? इंटरनेशनल बिजनेस पे। यहाँ पर कुछ आपके टॉपिक्स गिवन है, जैसे अट्रैक्टिवनेस। जब हम अट्रैक्टिवनेस की बात करते हैं तो बेसिकली कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री के लिए, जैसे मान लो इंडिया है, इंडिया को यूएस का मार्केट मान लो अट्रैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म बेनिफिट, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द अदर डिफरेंट फैक्टर्स। तो यहाँ पर बेसिकली हम बेनिफिट्स में कि भाई जिस भी कंट्री में हम इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं वहां के लोगों का, वहां के कंज्यूमर का परचेजिंग पावर क्या है, वहां की इकोनॉमी का सिचुएशन क्या है। अगर इंडिया से कोई भी कंपनी बाहर अगर कोई डील कर रही है, इंटरनेशनल बिजनेस कर रही है, तो रीजन क्या हो सकता है? लॉन्ग टर्म रिटर्न एंड बेनिफिट्स एंड इन्वेस्टमेंट, यही उसका रीजन होगा। तो सबसे पहले जब हम बेनिफिट की बात करते हैं तो कोई भी कंट्री जब दूसरे कंट्री में इंटरनेशनल बिजनेस करती है या फिर ट्रांजेक्शन करती है, तो सबसे पहले वो ये देखती है कि वहां के लोग या वहां की जो इकोनॉमी है वो उसको कितना सपोर्ट कर रही है, और वहां के कंज्यूमर्स जो है उनकी परचेजिंग पावर क्या है। यानी कि मान लो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में से अगर यूएस में कोई इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है तो वहां के लोगों की परचेजिंग पावर डेफिनेटली हाई है, क्योंकि वहां के लोग ज्यादातर रिच है, वहां की इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि जहां ज्यादा पॉपुलेशन होगा वो वहां पर ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलने की संभावना और बेनिफिट ज्यादा होती है, बट ऐसा ट्रुथ नहीं है। एक्चुअल में ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कितने हैं। इंडिया में भी मान लो कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 135 करोड़ का पॉपुलेशन है इंडिया में, तो हम बोल सकते हैं कि ठीक है यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा है, कंज्यूमर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जो भी प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल कंज्यूमर हो, यानी कि सारे लोग प्रोडक्ट को खरीद सके। आप जैगवार ले लीजिए, ऑडी ले लीजिए, बीएमडब्ल्यू ले लीजिए, इन सब का इंडिया में बहुत छोटा मार्केट है, क्योंकि बहुत कम लोग खरीदते हैं इन सबको, राइट। इन सब गाड़ियों को, ये सब ब्रांड्स को और इतनी एक्सपेंसिव लग्जरियस कार्स को सारे लोग परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे सबसे पहले बेनिफिट्स का, अट्रैक्टिवनेस हमें किस किस फैक्टर से होता है बेसिकली। तो सबसे पहला जो इसका रीजन है, पहला कि बाय द लॉन्ग टर्म मॉनिटरी बेनिफिट, और ये कैसे होगा? इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द मार्केट, मार्केट का साइज क्या है, वहां के लोगों का परचेजिंग पावर क्या है। ठीक है, तो ये होगा पहला बेनिफिट। ठीक है, पहला अट्रैक्टिवनेस के अंडर में ये पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ बेनिफिट। ठीक है, अब चाइना और इंडिया में तो मैंने बता ही दिया कि यहाँ पर लो लिविंग स्टैंडर्ड है, सारे लोग परचेज नहीं कर सकते कुछ प्रोडक्ट्स को, तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि भाई किसको हम प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरी कंपनीज बेसिकली टारगेट करती है। क्लियर है? अगर हम बात करें कुछ लेट इन ट्रेंड से, और ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मान लो इंडिया में कुछ कंपनीज हैं जो अगर बाद में आ रही हैं, या इंडिया की कंपनीज किसी दूसरे कंट्री में बहुत बाद में जाती हैं, तो कई बार होता है कि वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाती, द रीजन कि ऑलरेडी वहां पर कॉम्पिटिटर्स उन्होंने मार्केट को कैप्चर कर लिया है। तो बेसिकली आप एंटर कब कर रहे हो किसी भी इंटरनेशनल मार्केट में? तब आप एंटर कर रहे हो, कौन कौन से कंज्यूमर्स हैं आपके, और आप किन कंज्यूमर्स को टारगेट कर रहे हो, वहां का इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है किसी कंट्री का, तो ये सारी चीजें आपके बेनिफिट्स में आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो अगर हम पॉलिटिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखें तो जिस भी कंट्री का पॉलिटिकल सिचुएशन, या बोल सकते हैं पॉलिटिकल जो सिनेरियो है किसी भी कंट्री का, अगर वो बहुत ज्यादा बेसिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, बहुत ज्यादा बोल सकते हैं पावरफुल है और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है रिगार्डिंग टू इंटरनेशनल बिजनेस वगैरह, अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी कंट्री में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल है और गवर्नमेंट का ही बेसिकली सब कुछ वहां सिनेरियो चलता है, जिसको हम सोशल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ठीक है,
सोशल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी आप लोगों ने पढ़ा होगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा होगा। सोशल इकोनॉमी जहाँ पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रूल चलता है, तो वहां पर दो सिनेरियो हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर वहां पर स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस लगा देंगे तो ऑब्वियसली आपको कोई भी मार्केट में बिजनेस करने में बहुत पैसा लगेगा, किसी भी कंट्री में। ठीक है, मान लो यहाँ इंडिया चाइना जा रही है और चाइना में बहुत ज्यादा वहां पर टैरिफ टैक्सेस वगैरह लगा देंगे, तो डेफिनेटली वहां पर आप बिजनेस करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। वैसे ही अगर कोई ऐसी कंट्री है जो अंडर डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड का मतलब ये है कि यानी कि जो उतना ज्यादा डेवलप नहीं है, वहां पर भी अगर आप बिजनेस कीजिएगा तो भी वहां पर बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, बहुत ज्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर अंडर डेवलप्ड कंट्री है, तो इसका मतलब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो हो सकता है कि अगर आप बिजनेस करने जा रहे हो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज्यादा कॉस्ट इनकर करना पड़े, बहुत ज्यादा पैसा खर्चना पड़े। ठीक है, तो ये भी एक रीजन है अंडर डेवलप्ड कंट्री में, और या फिर वैसे कंट्री जहाँ की गवर्नमेंट बहुत पावरफुल है, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस इम्प्लाई कर दिया है। ठीक है, और मान लो कि बहुत सारी कंट्रीज है, वही लोकल लॉज रेगुलेशंस बनाया है उन्होंने, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स बना रखा है प्रोडक्ट सेफ्टी को लेकर के, सेफ्टी इन वर्क प्लेस को लेकर के, इन्वायरमेंट को लेकर के, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन को लेकर के। तो ये सारे रूल्स रेगुलेशंस को कवर अप करना विद द इंटरनेशनल बिजनेस ट्रांजैक्शन के साथ बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कॉस्टली इवेंट है। तो कॉस्ट में समझ में आ गया होगा कि अगर कोई अंडर डेवलप्ड कंट्री है, इफ द कंट्री इज अंडर डेवलप्ड, तो उस केस में भी डेफिनेटली कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा। और कोई कंट्री है जो डेवलप्ड है और वहां पर पूरा का पूरा गवर्नमेंट का रूल है और गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बना रखी है प्रोडक्ट सेफ्टी, इन्वायरमेंट को लेकर के, लेबर स्टैंडर्ड्स को लेकर के, तो उस केस में भी सिचुएशन वही होगा कि कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस करने में। नेक्स्ट आता है रिस्क। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिस्क, इन दैट केस जो कंट्री है वो बेसिकली जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और लीगल फैक्टर्स। अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या यहाँ पर क्या सिचुएशन हो सकता है कि जहां पर भी गवर्नमेंट जो है, या फिर बोल सकते हैं वहां का इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अनरेस्ट वाला है, यानी कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, यानी कि बार बार वहां पर पॉलिटिशियंस चेंज होते रहते हैं, आए दिन वहां पर वॉर हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है कोई भी कंपनी के लिए इंटरनेशनल बिजनेस करने में। क्लियर है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सोशल अनरेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पर आए दिन स्ट्राइक्स होते हैं, कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, कहीं टेररिज्म है, कहीं वायलेंट कंफ्लिक्ट हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी कांट एबल टू डू इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन प्रॉपरली। ठीक है, अब इस तरीके के केस में जहां पर इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट भी इनस्टेबल है, सोशल अनरेस्ट भी है, समाज में भी प्रॉब्लम चल रही है, इकोनॉमिक भी मिसमैनेजमेंट है, इन्फ्लेशन है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा लोगों का डाउन हो चुका है। तो ऐसे केस में भी बहुत ज्यादा रिस्क होता है इंटरनेशनल बिजनेस करने का। क्लियर है? अब जैसे कि मान लो कि सोशल अनरेस्ट में लिख सकते हो, जैसे टेररिज्म, डेमोन्स्ट्रेशन, ये सब चीजें आएंगी आपकी सोशल अनरेस्ट में। और इकोनॉमिक रिस्क क्या हो सकता है, डेफिनेटली कि कोई भी कंट्री का कोई भी कंपनी है वो टिक ही नहीं पाएगी उस कंट्री में, क्योंकि वहां का जो सिचुएशन है वो ऑलरेडी बहुत वर्स्ट है, इन्फ्लेशन है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई, आपके प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं हो रही है ज्यादा, वहां पर आए दिन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपको शट डाउन करना पड़ रहा है, शॉप, मशीनरी स्टॉप, इंडस्ट्री बंद। So all these conditions are led to the risk for the किसके लिए रिस्क होगा, ये किसी कंपनी के लिए। इसीलिए अगर कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में जाती है, इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहती है, ट्रांजेक्शन करना चाहती है, तो इन दैट केस फर्स्ट दे नीड टू डू अ वेरी प्रॉपर, बोल सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च कि उस कंट्री का सिचुएशन आखिर क्या है, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, अगर मेरी कंपनी वहां से स्टैब्लिश होती है तो क्या वो चल पाएगी, लॉन्ग टर्म में क्या मुझे रिटर्न दे पाएगी, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ के एम्प्लॉयज हमें अच्छे मिलेंगे, एजुकेशनल सेक्टर क्या है, इकोनॉमिक सेक्टर क्या है, सोशल सेक्टर का क्या हाल है, गवर्नमेंट का क्या रूल रेगुलेशन। तो ईच एंड एवरीथिंग आर गोइंग टू मेक इम्प्लीकेशंस ऑन द आपका इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, अगर हम यहाँ तक में किसी को ऐसा है कि डाउट, मान लो कि दो कंपनी है एबीसी और XYZ, राइट। एबीसी जो कंपनी है, मान लो, एक मिनट शेयर करती हूँ स्क्रीन थोड़ा, मान लो कि, हाँ,
मान लो एबीसी कंपनी है, ठीक है, एबीसी कंपनी है, और एक है एक्स वाई जेड। अब ये जो है कंपनी वो इंडिया की कंपनी है, और ये जो है मान लो यूएस की कंपनी है, ठीक है। अब एक्स वाई जेड जो कंपनी है वो एबीसी के साथ मिलकर के बिजनेस करना चाहता है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है, बिकॉज ये यूएस की है और ये इंडिया की है, तो ऑब्वियसली बाउंड्री चेंज हो गया, इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहता है, ये दोनों बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं। अब दोनों के बीच में क्या हुआ, मान लो कि दोनों के बीच में किया गया कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब मान लो कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ यानी कि ये लीगली बाइंड हो गए, ठीक है, ये लीगली बाइंड हो गए दोनों कंपनी। अगर मान लो कि इंडिया का सिचुएशन ऐसा है कि यहाँ के लीगल रूल्स या रेगुलेशंस या लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, तो एबीसी ने बाद में बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल समझ ही नहीं पाएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ का जो लीगल लॉज और रेगुलेशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। तो इस केस में मान लो कि कभी भी एबीसी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देगा और एक्स वाई जेड कंपनी जो है उसको भारी लॉस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी कंट्री में अगर लीगल रूल्स लॉज रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उस केस में भी कोई भी कंपनी को किसी भी उस कंट्री में, उस टाइप की कंट्रीज में इंटरनेशनल बिजनेस करने से पहले एक बार सोचना पड़ेगा, बिकॉज द सिचुएशन इज दैट कि हो सकता है कल को मे भी हो सकता है कि वहां पर रूल रेगुलेशंस नहीं है तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही ब्रीच कर दे, ब्रीच मतलब तोड़ दे, खत्म कर दे, ठीक है। तो ऐसे केस में भी लीगल रिस्क की भी संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जहां पर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होता है, पॉलिटिकल रिस्क होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट होता है। तो ये बेसिकली आपका सिचुएशन था, जैसे कॉस्ट के मामले में, रिस्क के मामले में, लीगल रिस्क के मामले में। तो ये सारे इम्प्लीकेशंस थे बेसिकली आपके, ठीक है, कहीं भी पॉलिटिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल सिनेरियो को लेकर के, कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अगर डिफरेंट है अलग अलग कंट्री में तो उस चीज का क्या इम्प्लीकेशन पड़ सकता है। क्लियर हो गई चीज एवरीवन? कॉस्ट हो, रिस्क हो, बेनिफिट सब कुछ एसोसिएटेड है, यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप कोई ट्रांजेक्शन इंटरनेशनली कर रहे हैं तो यू विल गेट द बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म, दैट इज नॉट द ट्रुथ, राइट। तो क्या क्या रीजंस हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है जहां पर ओवरऑल बेसिकली कोई भी कंट्री में कंपनी बेसिकली स्टैब्लिश करना चाहेगी, राइट। तो सबसे पहले कि कोई भी कंट्री का इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, अगर कोई इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई है, ठीक है, लीगल रूल्स रेगुलेशंस जो भी है वो भी स्ट्रांग है, फिर टैरिफ टैक्सेस को लेकर लिबरलाइजेशन अवेलेबल है, फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है। तो इन सारे केसेस में बेसिकली कोई भी कंपनी दूसरे कंट्री में मान लो वो क्या करना चाहेगी, ट्रांजेक्शन करना चाहेगी। तो क्या क्या रीजन हो सकता है कि कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री में ट्रांजेक्शन करे या फिर डील करे, इंटरनेशनल बिजनेस करे, इन्वेस्टमेंट करे। तो रीजन इज दैट कि सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी हो, गवर्नमेंट के लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। सेकेंड, लिबरलाइजेशन अवेलेबल होना चाहिए, टैक्सेस वगैरह को लेके, टैरिफ वगैरह को लेकर के, ठीक है। और इकोनॉमिकली डेवलप्ड होना चाहिए कंट्री, अगर अंडर इकोनॉमिकली उतना डेवलप नहीं भी है बट अगर वहां पर कस्टमर पोटेंशियल्स अवेलेबल है तो भी कर सकते हैं आप बिजनेस, ठीक है। तो ये सारी पॉइंट्स जो है बेसिकली आपके अट्रैक्टिवनेस में आएगा कि क्यों किसी कंट्री में दूसरे कंपनी को या दूसरे कंट्री की कंपनी को आके यहाँ पर ट्रांजेक्शन और इंटरनेशनल बिजनेस में डील करना चाहिए। तो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस में ये पॉइंट सबको समझ आ गया ना, क्या क्या रीजन और ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है बेसिकली, कि किस तरीके से गवर्नमेंट जो है बेसिकली चेंजेस लेकर आती है किसी पर्टिकुलरली कंट्री में, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन करती है। तो आप लोग को तो ये चीज पता ही होगा। खैर अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की का काम तो 1985 से स्टार्ट हो गया था, जब आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंडिया के लिए बनी। तो 1985 से इस पे काम स्टार्ट हो गया था, बट उस पर हम बाद में जाएंगे। पहले हम पढ़ते हैं कि क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है या फिर कोई इकोनॉमी है, जब हम उसको चेंज करते हैं, जैसे मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट जो है बेसिकली प्राइवेटाइजेशन का कंसेप्ट अपनाती है, यानी कि गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी कंपनीज जो बेसिकली प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं दे रही है तो उनको क्या करते हैं, कुछ प्राइवेट हैंड्स को दे दिया जाता है।
और उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। तो दैट इज द शिफ्ट ऑफ द इकोनॉमी शिफ्ट हो जाना, यानी कि बेसिकली आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर ने कुछ गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ जो सेक्टर कंपनी को संभाला हुआ था वो किसी प्राइवेट हैंड्स में दे देना, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मूव हो गया एक तरीके से, सोशल से कैपिटलिस्ट। अब हम इन सब चीजों को बाद में समझेंगे, पहले हम यहाँ पे कुछ 2-4 पॉइंट्स को समझते हैं। नेचर ऑफ इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में लिखिए सबसे पहले डीरेगुलेशन। डीरेगुलेशन डीरेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो भी रेगुलेशंस है किसी भी कंट्री में, कुछ भी रेगुलेशंस या कुछ भी रूल्स जो बनाए गए हैं, रूल्स रिगार्डिंग विद द प्राइस ऑफ द प्राइस कंट्रोल हो गया, ठीक है, या फिर प्राइस जो एक पर्टिकुलरली सेट किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, ठीक है, एंड एबोलिश करना यानी खत्म कर देना वो लॉज को जो बेसिकली स्टैब्लिशमेंट में हेल्प करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेस के, एबोलिशिंग द लॉ द रेगुलेटिंग द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस, रिलैक्सिंग और रिमूविंग द बोल सकते हैं आपका रिस्ट्रिक्शन और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एंटरप्राइज इंटरनेशनल ट्रेड। डीरेगुलेशन का मतलब वही होता है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को हटा दिया जाता है, साइड कर दिया जाता है फॉर द मोर बेनिफिशियल कंसेप्ट को समझने के लिए, या कह सकते हैं इकोनॉमी में चेंजेस लाने के लिए। और वो कैसे हो सकते हैं, जैसे कि प्राइस के कुछ प्राइस कंट्रोल्स के जो भी आपके फैक्टर्स उनको रिमूव कर दीजिए, टैक्सेस एंड टैरिफ्स वगैरह जो आपने बाहर की कंट्री के लिए लगा रखा है एंटर करने के लिए उनको हटा दीजिए, या फिर आपने अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस लगा रखे हैं कि कोई भी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेटाइजेशन इट्स नॉट प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी को किस तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको आप हटा दीजिए, ताकि वो इजिली कोई भी कंट्री में कंपनी जो है प्रॉपरली अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, नई कंपनीज ओपन कर सके। तो ये सारी चीज आपके डीरेगुलेशन में आएगा, जहां रेगुलेशंस को एबोलिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, लॉज रिलेटेड विद द प्राइस वगैरह से रिलेटेड, डिमांड एंड सप्लाई प्राइस से रिलेटेड, या फिर बोल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड विद द प्राइवेट एंटरप्राइजेस, या फिर रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द अनदर कंट्री से रिलेटेड। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली डीरेगुलेशन। एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं कि आप लोगों को तो पता होगा कि इंडिया जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी का पार्ट है, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। चाइना है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यूएस इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब देखिए इंडिया में कब तक ये मिक्स्ड इकोनॉमी का सिनेरियो रहता है, खैर, लेकिन इंडिया जो है वो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी है और बहुत ज्यादा उसने अपने आप इकोनॉमी में डीरेगुलेशन लेकर आई है, यानी कि अपने आप को बहुत ज्यादा लिबरलाइज किया है उन्होंने, बहुत सारे लॉज को उन्होंने एबोलिश किया है, बहुत सारे पॉलिसीज टैरिफ टैक्सेस वगैरह को हटाया ताकि दूसरी कंट्री को मौका मिल सके यहाँ पर आके फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का, एफडीआई करने का। दूसरा एग्जाम्पल है आपका जापान का, जो आपके बुक में बहुत अच्छे से गिवन है कि जो जापानीज गवर्नमेंट है उसने कम लगभग 11,000 रेगुलेशंस यानी रूल्स वगैरह जो बनाए गए थे, सम ऑफ द 11,000 रेगुलेशन एंड 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस, यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है गाइडलाइंस, उन दोनों को बेसिकली उन्होंने एबोलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया, हटा दिया, ताकि रेगुलेट हो सके प्रॉपरली प्राइवेट एंटरप्राइजेस इकोनॉमी में। प्राइवेट एंटरप्राइजेस यानी वैसे एंटरप्राइजेस जो कुछ इंडिविजुअल लोगों के हाथ में होता है, जैसे हमारे इंडिया में कौन कौन से, टीसीएस हो गया आपका, ठीक है, अदानी ग्रुप्स हो गया, तो ऑल दीज आर द बेसिकली द प्राइवेट आपके जो सेक्टर्स है, रिलायंस हो गया। तो इसी तरीके से जापान में लगभग 10,000 रेगुलेशन, जापान गवर्नमेंट ने 10,000 रेगुलेशन, 11,000 रेगुलेशन एंड 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस बेसिकली रेगुलेट किया। एक मिनट, जस्ट वेट फॉर अ सेक। लगभग 11,000 रूल्स रेगुलेशन, 10,000 एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस वगैरह हटा दिया ताकि प्राइवेट जो कंपनीज है वहां पर आराम से वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। तो these are the example of deregulation, यानी रेगुलेशंस को हटाना, गाइडलाइंस को हटाना, रूल्स रेगुलेशंस को हटाना, ताकि इजिली दूसरी कंट्रीज के कंपनीज आके यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर पाए, या फिर अपनी यहीं पर खुद प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं जो प्रॉपरली अपने आप को सेट कर पाए कंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, तो प्राइवेटाइजेशन का मुझे एक एग्जांपल दे दो रिसेंट का, कोई देगा मुझे एग्जांपल? अभी जो कंट्री नेम में प्राइवेटाइजेशन हुआ है, किस चीज का हुआ है प्राइवेटाइजेशन? बैंक का भी तो हो ही रहा है, बैंक रेलवे में हाँ कुछ LIC। हाँ
बैंक वैंक का हो रहा है आपका, फिर आपका एयर इंडिया का हो चुका है प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट हो गया है वो। तो लाइक प्राइवेटाइजेशन इज समथिंग, मैंने जो आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पहले भी, कि जहां पर जो गवर्नमेंट की कंपनीज है अगर वो प्रॉपर प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है, वो प्रॉपरली प्रॉफिट नहीं दे रही है और बेसिकली एक तरीके से उनको चलाना बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होता है, तो उस केस में वो क्या करती है, वो उसको सेल कर देती है किनको, प्राइवेट हैंड्स को, यानी कुछ प्राइवेट कंपनीज को दे विल सेल कर देती है क्या चीज, कंपनी को, गवर्नमेंट कंपनीज या स्टेट ओन्ड जो भी आपके कंपनीज है उनको बेसिकली किसके हैंड में दे देती है, प्राइवेट हैंड में दे देती है, प्राइवेट कंपनी को सेल कर देती है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ लीगल सिस्टम टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी राइट, क्रिएशन ऑफ लीगल सिस्टम टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आपकी जो प्रॉपर्टी राइट्स है, यानी जो आपकी प्रॉपर्टी राइट्स है वो बेसिकली बिना लीगल सिस्टम के, बिना प्रॉपर लीगल सिस्टम के आप उसको सेफ नहीं रख सकते, ठीक है, आप उसको बाइंड नहीं कर सकते। तो किसी भी कंट्री में अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी बहुत सारी कंपनी काम कर रही है, अलग अलग कंट्रीज से यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उस केस में बेसिकली आपको एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, उन लोगों को सेफ एनवायरनमेंट किनको देना है, कंपनीज को, प्राइवेट इंटरप्राइजेस को, और उनको बेसिकली लीगल और कह सकते हैं सेफ गार्ड प्रोवाइड करना है विद द प्रॉपर लीगल सिस्टम, यानी कि एक प्रॉपर लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर वही बोला गया है कि जो कंट्रीज है वो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं लीगल सिस्टम टू सेफगार्ड द प्रॉपर्टी राइट। प्रॉपर्टी